और अभी खबरें जो आ रही थी, जैसा अनिल ने बताया अभी कि ठंड कम हुई है, इस वजह से गेहूं में दिक्कत आ सकती है। खास करके जब गेहूं में दाने में दूध भरता है, मिल्किंग स्टेज रहती है, उस टाइम अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं गेहूं वाले, वो सलाह देते हैं कि एक हल्की सिंचाई करना चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर पे थोड़ा सा लगाम लग सके। तो और कुछ तो ज़्यादा नहीं किया जा सकता उसके लिए, पर अगर सिंचाई ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है तो एक सिंचाई, हल्की सिंचाई स्प्रिंकलर से कर दें या ड्रिप से कर दें या वैसे हल्की सिंचाई कर दें, तो मेरे ख्याल में कुछ फ़ायदा मिल सकता है। अगली स्लाइड दे दी जाने। जी जी। हम लोग आज जो पुराने लोग हैं जो साथ जुड़े हैं हमारे सॉलिडरी डॉट के, वो तो मेरे ख्याल में क्या काफ़ी ज्ञान है उनको। पिछली बारों में हमने जब चर्चा की थी इस विषय में, पर नए लोग जो हैं और किसान लोग जो हैं वो भी काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं, पर उस चीज़ को दोहरा लें अपन कि गेहूं में, चने में और सरसों में हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आप बिल्कुल मानेंगे इस बात को कि ये बिल्कुल किसान को रियलाइज करने का टाइम होता है कि उसने जो पिछले फसल उगाने में मेहनत की उसका परिणाम क्या निकला। और कोशिश ये होना चाहिए कि जब फसल पक जाए उसको जो जो प्रोड्यूस मिले वो अच्छी गुणवत्ता हो, गुणवत्ता उसकी अच्छी हो, जिससे उसको उसके दाम अच्छे मिले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टाइमली चीज़ें करना चाहिए, जिससे कि आपके प्रोड्यूस की क्वालिटी बनी रहे और बाज़ार में जाए आप लेके उसको तो अच्छा आपको उसके दाम मिले। तो कटाई के संबंध में ये दो चीज़ें आती है उसमें। एक तो घाई होती है जिसमें हम पौधों से अनाज को अलग करते हैं, और ओसाई होती है जिसमें कि हम उसको सफाई करते हैं। इनको करने के क्या क्या तरीके हैं? इसके तरीके हैं जैसे आपको मानव आदमी के श्रम द्वारा कर सकते हो, मानव श्रम द्वारा कर सकते हो, रीपर से काट सकते हो आप, या कंबाइन से काट सकते हो। आजकल काफ़ी कंबाइन आने लगे हैं और कंबाइन से काटते हैं लोग। तो ये तीन तरीके हैं। और इससे ये है कि अगर सही समय पे आपने कर लिया ये काम तो आपका प्रोड्यूस की गुणवत्ता अच्छी रहती है। और टाइमली हो जाए तो निश्चित रूप से आपकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए जो प्रोड्यूस आपका है। तो आप रखने में भी आसानी रहेगी उसको, और बेचेंगे तो दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो गेहूं की बात करें हम, तो जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि गेहूं की बोनी कई बार अर्ली होती है, फिर समय से होती है और पछेती भी होती है। तो जो काटने का समय है गेहूं का, वो निश्चित रूप से किस्मों पर निर्भर करता है। जो अर्ली वैरायटीज हैं वो जल्दी पकेगी, मध्यम वाली उसके बाद पकेगी, और लेट वाली थोड़ा सा और लेट पकेगी। तो काटने का टाइम फसल के पकने पे कौन सी वैरायटी है उस पर ज़्यादातर निर्भर करेगा। और अगर आप औसत तौर पे देखें तो फरवरी के आखिरी सप्ताह से शुरू हो जाता है और मार्च मार्च अंत तक चलता है गेहूं की कटाई का काम। तो ये एक वक्त है जब गेहूं की कटाई हो जाना चाहिए। और देर से कटाई से बचना चाहिए। अगर देर से कटाई करेंगे आप तो फली वो दानों के चटक के खेत में गिरने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो ध्यान रखें कि ज़्यादा देर नहीं करें, पकने के बाद कटाई ठीक टाइम पे कर लें। कैसे देखेंगे कट? एक तो ये तरीका है कि आप दाना लेके दांत में दबा के देखें, अगर कड़ा लगे दांत में तो आप समझिए कि हाँ आपकी अब काटने लायक हो गई है। पत्तियां मुड़ के सूखने लगे, ये दूसरा इंडिकेशन है। और जब मानव श्रम से आपको काटना है, अगर आदमी के या दरांते से काटते हैं उस तरह से करना है, तो उसमें गेहूं में 20% के आसपास नमी होना चाहिए दानों में। और सबसे बढ़िया ये होगा कि आप सुबह सुबह के वक्त में गेहूं को काट लें, या दूसरी कोई भी फसल को काट लें। सुबह सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। उसके बाद जैसे साधारण तौर पे हम धूप में सूखने देते हैं खेत में 3-4 दिन तक। और जब थोड़ी नमी कम हो जाती है तो फिर थ्रेशर से हम उसको थ्रेशिंग कर लेते हैं। तो गेहूं के लिए जो जो थ्रेशर का जो ड्रम रहता है
उसकी गति 700-800 आरपीएम होना चाहिए, 700 से 800 आरपीएम के बीच में। जैसे सोयाबीन में हम इसको आधा कर लेते हैं, पर गेहूं में शायद 700 से 800 आरपीएम की गति जो है थ्रेशर ड्रम की, वो ठीक होगी। अगर जल्दी कंबाइन से करा रहे हैं तो उससे एक फायदा है कि चटकने से फसल बच जाती है, और कई बार तेज हवा से लेटने लगती है फसल, वो भी बच जाती है, क्योंकि जल्दी से कटाई टाइम से हो जाती है। और अगर हार्वेस्टर से आप कर रहे हैं कटाई, तो उचित होगा कि दानों में 14% के आसपास नमी रहे। ज्यादा नमी होने से थोड़ा सा बीज पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तो हो गई कटाई की बात। थोड़ा सा ये देखें, मैंने एक छोटा सा टेबल दिया है आपको, इसलिए कि अगर अ, कटाई की कटाई की विभिन्न जो तरीके हैं, उससे अगर हम तुलना करें तो क्या होता है। तो या तो दराते से कटाई करके फिर बंडल बनाया और उसको इकट्ठा किया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया कि रीपर से, स्वचालित रीपर से काटा, फिर उसको बंडल बनाया और फिर एकत्र किया। तीसरा तरीका होता है कि स्वचालित रीपर से काटा, बंडल भी उसी मशीन से बनाए और उसको इकट्ठा किया। तो ये तीन तरीके हैं, और ये तीनों तरीके में अगर आप देखोगे, ये मैंने जो कलर लाइन लगाई है कि नुकसान की जो बात कर रहा हूं मैं, तो नुकसान जैसे नुकसान जैसे जैसे आप मैकेनाइज करते हैं तो आपका नुकसान कम होता जाता है। चाहे आप प्रतिशत में ले लो, चाहे प्रति प्रति एकड़ ले लो, दोनों केस में। और लागत भी थोड़ी कम हो जाती है। हाथ मानव से काटने में ज्यादा पैसा लगता है, रीपर से काटने में उससे कम लगता है, और ऐसे रीपर से काटने में जो साथ साथ बंडल भी बना दे और इकट्ठा करते हैं तो उसमें और फायदा होता है। तो ये जो कीमत में फायदा होता है, ये अच्छी बात है। ज्यादा मैकेनाइज कर लिया आपने तो पैसा बचेगा आपका। अगर तीसरे तरीके से जो बताया मैंने, उसमें देखा गया है कि 29% उसकी जो लागत है उसमें कमी आ जाती। नेक्स्ट चलें। अब ये तीन तरीके हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, काफी सारे किसानों के खेत पे एक्सपेरिमेंट करके डेटा निकाला गया है। तो इन कटाई डिफरेंट जो कटाई जो उन्होंने उन्होंने की है, उन्होंने तीन तरह से किया। मानव श्रम से किया, थ्रेशर से उसको काटा मानव श्रम से और थ्रेशर से निकाला, रीपर से काटा और थ्रेशर से निकाला, और कंबाइन हार्वेस्टर से निकाला। तो बाकी डेटा के उसमें डिटेल में मत जाइए आप। अगर आप आखिरी वाला कॉलम देखेंगे तो सफाई की क्षमता तीनों में बराबर है ना सर? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कंबाइन से थोड़ा सा उसकी जो 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 सफाई वाला जो प्रोड्यूस मिलता है, थोड़ा सा दूसरी दो तरीकों से थोड़ा इंफीरियर है। पर एक बात है कि अगर कंबाइन हार्वेस्टर से काटेंगे तो उसमें लागत में कमी आ जाती है, जो मानव श्रम से कंपैरिजन में 2,000-3,000 रुपए के करीब कम आ जाती है। या रीपर और थ्रेशर के कंपैरिजन में 1,096 रुपए की कमी आ जाती है। तो कंबाइन से अगर काटना है तो सस्ता पड़ता है, यही बात बताना चाहता था। तो काफी सारे किसान कंबाइन से कटाते हैं, अच्छी बात है। आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। देखिए, अब कटाई के अलग अलग तरीके हैं, पर नुकसान तो होता ही है। और नुकसान जो है वो छोटा किसान है या उससे बड़ा लघु किसान है, या मध्यम किसान है या बड़े किसान है, उन सब के केसेस में कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो पूरे डेटा पे मत जाइए, जो मैंने नीचे कलर्ड कर रखा है उस पर देखेंगे किस किस तरीके से कितना नुकसान होता है। तो कुल नुकसान इन तरीकों से थोड़ा थोड़ा बदलता है, पर एवरेज तौर पे करीब प्रति 100 किलोग्राम 2.75 किलोग्राम का नुकसान हो जाता है, अगर अलग अलग तरीके से आप करें। और निश्चित रूप से जो ये मैकेनाइज्ड जो तरीका है वो डेफिनेटली अच्छा है और किसानों को फायदा देने वाला है। अगली स्लाइड लीजिए। कटाई के पूर्व जो कीट रोग और खरपतवार होते हैं, उसकी वजह से भी नुकसान होता है। और ये फिर भी जो ये स्टडी भी की है, वो सीमांत लघु और मध्यम और बड़े किसानों से की है। तो
जो नॉर्मल उत्पादन है, जो उत्पादन है वो प्रकोप अगर उस पे हुआ है तो जरा माइक बंद कर दीजिए सर, किसका बोल चल रहा है। जो नॉर्मल उत्पादन है कीड़ों बीमारी और खरपतवार के साथ, तो उसमें जो जो ऐसा क्या चलेगा था, ऐसा चलेगा रोहित जी अपना होता है, माइक म्यूट कर दिए रोहित जी। दिखाया गया है यहाँ पे। दादा माइक बंद कर लो। दादा माइक बंद कर लो। जो सामान्य उत्पादन है बिना प्रकोप के, उसमें थोड़ा सा ज्यादा उपज आती है, और जो जो कीड़ों की वजह से जो नुकसान होता है उसका प्रतिशत भी मैंने नीचे दिया है। तो कीड़ा बीमारी और रोग से भी कटाई के पहले गेहूं में नुकसान होता है, उसका 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 आकलन यहाँ किया गया है, और लगभग 6% नुकसान होने की संभावना रहती है, आप एवरेज तौर पे देखें तो। नेक्स्ट लीजिए। अगर हम गेहूं के भंडारण की बात करें तो समय से अगर कटाई की आपने तो आपकी गुणवत्ता बेहतर होगी, भंडारण में कीड़ों और बीमारियों से नुकसान कम होगा, और अंकुरण आपका बीज का अंकुरण अच्छा रहेगा। तो यही एक सबसे बड़ा फायदा है जो कि सही टाइम से काटने से मिल सकता है। जो जो आप एक बार आपने थ्रेशिंग करके साफ करके गेहूं निकाल लिया, तो बेहतर ये होगा कि उसको प्लास्टिक शीट पे बिछा के उसके ऊपर उसको धूप में सुखाएं कुछ दिन तक, 2-3 रोज तक, जिससे कि उसकी नमी कम से कम 12% के आसपास से उससे नीचे आ जाए, जिससे कि भंडारण में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। एक और बात का ध्यान रखें, जहाँ भंडारण हो वो उसमें हवा आती जाती हो, हवादार जगह हो, ठंडा हो, और अगर बरसात के समय में अगर दिक्कत लग रहा है कि कीड़ा बीमारी आ सकती है तो फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा आपको केमिकल से, अगर लंबे टाइम तक स्टोरेज करना है और उसके पहले बाजार में बेचना है तो बात अलग है। और अगर नमी ज़्यादा है, हवा की कमी है, तो निश्चित रूप से आपकी गुणवत्ता खराब होगी, आपका अंकुरण भी खराब होने की संभावना रहती है। और भंडारण आप जीआई एल्यूमिनियम शीट के बड़े डब्बों में कर सकते हैं, पॉलीलाइन थैलों में कर सकते हैं, जूट के बैग में कर सकते हैं, बुखारियों में कर सकते हैं। ये कई तरीके प्रचलित हैं, जिसमें से किसी से भी आप कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि हवादार जगह पे हो और वहाँ नमी ज़्यादा नहीं हो। और ये दवा ईडीबी 5 ग्राम प्रति टन के हिसाब से फ्यूमिगेट कर सकते हैं आप। इसी तरह से एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से भी 3 ग्राम प्रति टन के हिसाब से उपयोग करके आप उसका फ्यूमिगेशन कर सकते हैं स्टोरेज में, जिससे कि ज़्यादा दिन तक आप उसकी गुणवत्ता को बरकरार रख सकें। नेक्स्ट लीजिए। चने की बात कर लेते हैं। चना चना में भी आप देखिए कि काटने के समय आपको जरा दाने में नाखून लगा के देखें, थोड़ा सा कड़ा प्रतीत हो और पत्तियां सूख गई हो, तो सही समय है काटने का। उस समय लगभग 15 से 20% के आसपास नमी होती है बीज में। और अगर कटाई के समय नमी अधिक है तो उसमें फंगस लगने का या कीट और बीमारी होने का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है, और उसका अंकुरण खराब होने का भी मौका रहता है। तो 10% से कम अगर कमी हो गई है उस टाइम आप काटेंगे तो झपकने से या और अन्य पक्षियों से उसके नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है छटकने के बाद। तो सुनिश्चित करें कि सही नमी बीज होने पर ही कटाई करें। खड़ी फसल में कटी फसल जो कटी है, काट के रखी है आपने, हाँ, आप कंबाइन से भी कुछ लोग कर सकते हैं, दरांती से, कंबाइन से या रीपर से कटाई कर सकते हैं। और कटी हुई फसल को 4-5 दिन धूप में रखें, जिससे नमी उसमें कम हो जाए, और ठीक से सूखने के बाद उसको निकाल लें, बेलों के बेलों के या थ्रेशर की मदद से निकाल लें। और ऐसा देखा गया है कि अगर किसानों के स्तर पर जो कटाई की जाती है जिस स्थिति में, उसमें 7% के लगभग नुकसान होता है, और खास करके थ्रेशिंग और सफाई में नुकसान होता है चने की फसल में।
तो ये कुछ अनुमान रिसर्च के आधार पे किए गए हैं। अगली स्लाइड लीजिए। अब थ्रेशिंग कर लें, आप साफ कर लें और उसका उत्पाद को धूप में सुखाएं, और 10% के आसपास या उससे थोड़ा नीचे नमी हो जब उसको भंडारण के लिए ले जाएं। दूसरा, उसमें कचरा वगैरह निकाल दें, सफाई कर लें अच्छी तरह से। इनको डब्बों में, साइलों में, जूट के थैलों में आप भंडारण कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि जो भंडारण की जगह होना चाहिए हवादार और ठंडी होना चाहिए। और ब्राकेट जो कीड़ा लगता है, जो धुन लग जाती है, उसके लिए आपको फ्यूमिगेट चने में अवश्य करना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम फास्फाइड की 1-2 टेबलेट या 30 ml EDB प्रति टन के हिसाब से आप फ्यूमिगेशन करके ब्राकेट से बचा सकते हैं चने को स्टोरेज में। नेक्स्ट लीजिए। भंडारण के आप कई तरीके हो सकते हैं ना। अगर आपने अलग अलग साधन में भंडारण किया है तो क्या हो सकता है, ये भी एक स्टडी से सामने आया है। सामान्य वातावरण पे 18 महीने तक का भंडारण करना उत्तम रहता है। अगर तापक्रम 21 से 28 के बीच में हो, ह्यूमिडिटी 50 से 86 के बाद, नमी 8% के आसपास हो, तो अच्छा भंडारण कर सकता है साधारण। कपड़े के बैग में कर सकते हैं, जूट के बैग में कर सकते हैं, या HDPE बैग में कर सकते हैं, या एयर टाइट बैग, हवाबंद बैग में कर सकते हैं। इन सब में करने के बाद 8 महीने में पहले जो 3 तरीका हैं, जो कपड़े कपड़े का बैग या जूट या HDPE बैग में, उसमें ब्रूचिट का प्रकोप होता देखा गया है। और इन सब में नमी की मात्रा बढ़ती और घटती देखी गई है, और अंकुरण प्रतिशत भी घट के कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि सबसे बढ़िया जो आपका जो है वो हवाबंद बैग है, जिसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं। और देखा है उन्होंने कि 18 महीने बाद भी बैग में जो चना था, अ, हवाबंद बैग में, वो विग्रस था, अच्छा ओजस वाला था, है ना। और इस स्टडी में किसी भी तरह के रसायन का उपयोग उन्होंने नहीं किया है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप बिना किसी रसायन के आप स्टोरेज करना चाहें और अच्छा सुखा के हवाबंद बैग में उसको स्टोरेज कर देंगे, तो शायद आपको फ्यूमिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट लीजिए। सरसों के बात कर रहे हैं, कटाई हो ही रही है, और इसका उपयुक्त समय है कि जब 75% आपकी फली सरसों की हवा रंग छोड़ देती है, पीली पड़ने लग जाती है। उस समय बीज की नमी लगभग 25% हो, और अंगूठे और उंगली के बीच में दाना दबा के देखें तो कड़ा लगे। ये एक मापदंड है जब कटाई कर लेना चाहिए सरसों की। देर से कटाई, जैसे अन्य फसलों में की तरह सरसों में भी देर से कटाई करने से बचें, नहीं तो चटकने से नुकसान होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। सुबह सुबह इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह आप कटाई कर लीजिए, उससे चटकने की समस्या से थोड़ी निजात भी मिल जाती है। जमीन के ऊपर से थोड़े पौधे को काटें। मिलवा फसल होने पे ध्यान रखें, अलग अलग काटना होगी फसलें। और कटी हुई फसल को, जैसे हम अन्य फसलों को करते हैं, 4-5 दिन धूप में सुखाएं। गहाई चाहे मानव श्रम से करें या मल्टी मल्टी ग्रेन थ्रेशर से कर लें, पुसाई करें, सफाई करें। और थ्रेशर अगर यूज कर रहे हैं तो ये 600 RPM के आसपास की गति रखें, जिससे आपकी बीज की गुणवत्ता बनी रहे। और कंबाइन हार्वेस्टर से जब आप कटाई करें तो बीज में 10% नमी होना उचित होगा। पर शायद सरसों की कटाई ज्यादा लोग करते नहीं हैं। सरसों के भंडारण की अगर बात करें तो, क्योंकि तेली फसल है और उसमें तेल के कारण डिटोरेशन हो सकता है, रेंसिडिटी आ सकती है, तो इसके भंडारण में सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए नमी परसेंटेज कम होना, 8% से कम होना ज़्यादा अच्छी बात है। और अच्छा साफ करके और ग्रेडिंग कर लें, चलनियों की वजह से अलग अलग साइज में उसको बांट लें और अलग अलग उनको भंडारण करें, तो आपको गुणवत्ता अच्छी रहेगी और आपको उसके हिसाब से आपको पैसा भी ठीक मिल जाएगा बाजार में। जैसा मैंने बताया कि 8% नमी तक लाएं उसको सुखा के, और उसके बाद भंडारण करें। इसमें भी हवाबंद बैग में अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
अदरवाइज नहीं हो तो जूट के बैग या कपड़े के बैग में आप रख सकते हैं। ऐसी जगह भंडारण करें जहाँ नमी नहीं हो, नमी कम हो बिल्कुल, और मतलब ह्यूमिडिटी कम हो और हवादार जगह हो। तो ये सरसों के भंडारण में ध्यान रखने की बात है। एक और कटाई के उपरांत दोनों स्थिति में जो नुकसान होते हैं उसका एक स्टडी हुई है, वो मैंने यहाँ आपको बताई है। ये अलग अलग चीज़ों में, जैसे कटाई करना, सफाई करना, सुखाना, पैकिंग करना, परिवहन करना, इन सब में मिला के अगर देखा जाए तो गेहूं में लगभग 4% का नुकसान होता है। हाँ, का जब अपन कटाई के पहले की बात, मतलब कटाई तक होने की बात है, भंडारण के पहले की बात है। चने में ये देखा गया है कि करीब 7% का नुकसान होने की संभावना रहती है, और सरसों में करीब 5.5 प्रतिशत नुकसान की संभावना रहती है। और उसके बाद जब जब कटाई के उपरांत जो प्रोसेस होती है, ये नेशनल लेवल पे बता रहा हूँ आपको, पूरे पूरे भारत के लेवल पे जो स्टडी हुई है उसके उसके एवरेज वैल्यूज बता रहा हूँ। तो इसमें जैसे खेत से गोदाम में ले जाना, थोक विक्रेता के पास जाना, फुटकर विक्रेता जाना, उसको प्रोसेसिंग करना, इसमें भी नुकसान होता है। पर ये नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। गेहूं में करीब 0.888 0.9% होता है, और बाकी जैसे चने में 1.25% के करीब आसपास है, और सरसों में और कम है, 0.2% है। अब दोनों को मिला लो तो गेहूं में करीब 5%, और चने में करीब 8.5%, और सरसों में करीब 5.5% का नुकसान पहले खेत से जब निकालते हैं वहां से, कटाई कटाई से स्टोरेज तक, और स्टोरेज के बाद जो जो उसका विपणन करने के स्थिति में जो नुकसान होते हैं, उसका 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 आकलन ये किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखें तो चीज़ें अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे फिर मैं यही दिखाना चाहता कि हवाबंद डब्बे में आपका जो 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 जमिनेशन होता है, हवाबंद रखे हुए, हवाबंद डिब्बे में रखे हुए ग्रेन्स का, तो सरसों में ये स्टडी की गई है। तो देख लीजिए, हवाबंद डिब्बे में किया हुआ है, तो जो आपके असामान्य जो छोटे पौधे निकलते हैं या डेड पौधे निकलते हैं, उसमें बहुत कमी रहती है। बजाय पॉली बैग या जूट बैग में आप उसका भंडारण करें, तो बेहतर है कि हवाबंद डिब्बे में ठीक नमी पे 8% से नीचे लाके उसका भंडारण करना चाहिए। अगली स्लाइड लीजिए। ऐसा ही एक दूसरी स्टडी भी है, इसमें भी अलग अलग नमी पे, जैसे जैसे नमी बढ़ती जाती है, आप देखोगे जैसे जैसे नमी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका नुकसान बढ़ता जाता है। नवांकुर जो जो पौधे, नए पौधे आते हैं या मृत पौधे जो मिलते हैं, उसकी संख्या बढ़ती जाती है जैसे जैसे नमी बढ़ती जाती है सीड में। और इसी तरह से जो जो अलग अलग पैकिंग है उसके हिसाब से भी अ, होता है ये। तो यहाँ 3 ही लिए हैं इन्होंने, डिब्बा बंद मतलब हवा बंद डिब्बा नहीं लिया है। तो उस हिसाब से इन तीनों में प्लास्टिक के डिब्बों में जो स्टोर किया हुआ है, उसमें सबसे कम नुकसान होता देखा गया है। तो ये कुछ तरीके हैं कि ध्यान रखें कि क्या करना चाहिए। एक समराइज कर दूं आपको मैं कि मशीन से कटाई हमेशा फायदेमंद रहती है, समय से बचत होती है, फटक फसल के चटकने या वो जो लॉजिंग, जो लेट जाने की बात होती है, उससे उससे नुकसान नहीं होता है। बीज की सही नमी पर कटाई हो जाती है, तो गुणवत्ता बरकरार रहती है, लागत में कमी आ जाती है, और सुबह सुबह कटाई करना चाहिए। तो मशीन से कटाई के काफ़ी सारे फायदे हैं। मानव श्रम से कटाई करेंगे तो सही नमी पर कटाई करना आवश्यक है, जिससे आपकी गुणवत्ता बनी रहे, और सुबह सुबह कटाई करें। हवाबंद डिब्बों में आप स्टोरेज करेंगे, उसको 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 वरीयता दें, और हवादार जो भंडारण गृह है, कीट नहीं हो, कीट रहित हो, रोग साफ हो, अच्छा नमी नहीं हो, दीवार के पास नई चीज रखें, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोरेज करें। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बीज की गुणवत्ता हमेशा अच्छी बनी रहेगी, और आपको आर्थिक फायदा भी अधिक होगा। तो कुछ आईटी के हैं
जो भंडारण के समय मैं देख रहा था कि कुछ भंडारण के समय कुछ आईटी के हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे कि आपको कीड़े बीमारी कम रखें। अगर फ्यूमिगेशन नहीं किया है तो ऐसा भी देखा गया है कि सीताफल की ताजी या सूखी पत्तियां अगर उसमें मिलाकर आप करेंगे तो कीड़ों को, एक तो वो अच्छा नहीं लगता टेस्ट में, हाँ स्मेल उसकी खराब लगती है, और उनका कीटनाशी असर भी होता है उसका। सीताफल के बीज के पाउडर 0.2 या 2% अगर मिला देंगे आप, तो भी वो कीटनाशी जैसा असर करेगा, और आपका 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 कीड़े नहीं लगेंगे। इसी तरह से काली तिल की पत्तियां या उसका पाउडर 3 ग्राम प्रति किलोग्राम परतों में लगाएं स्टोरेज में, तो इसका भी कीटनाशी असर होता है। एक लेंटाना कैमरा जो है पौधा, उसके हिस्से को, उसके पत्तियों को कुचल कर उसके ऊपर स्टोरेज के ऊपर रखेंगे आप, तो ये कहते हैं कि करीब करीब 6 माह तक ये असरकारी रहता है। पुदीना की पत्तियां 5.5 से 2% के हिसाब से अगर अनाज के साथ रखेंगे, तो उससे भी कीटों से बचाव होगा। नीम की सूखी पत्तियां तो करते हैं लोग, नीम का पाउडर भी कर सकते हैं। तो ये तो जानने सब लोग जानते हैं। नीम बीज के पाउडर को भी अगर उसके साथ मिला के 0.5 से 4% के अनुपात में, 5 इस अनुपात में मिला के अगर आप स्टोरेज करेंगे तो आपका प्रोड्यूस कीट और बीमारियों से बचा रहेगा। यही बातें, थोड़ी सी बात आप जानते हो बहुत सारी चीज़ें, बट फिर भी मैंने सोचा कि कम से कम एक बार हम लोग रिवाइज कर लें। तो जो जो फिजिबल हो इसमें से बेस्ट जो कर सकें वो किसान भाई भी करें, और आप सब लोग भी किसानों को समय समय पर सलाह दें। धन्यवाद।